बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एक्वेटिक इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल्स की कंसंट्रेशन को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो केमिकल्स की जो फेट होती है, यानी कि जो केमिकल्स की किस्मत है इन्वायरमेंट के अंदर, वो डिपेंड करती है कुछ फैक्टर्स पर। हम उन फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में। फेट से मुराद केमिकल पर जो भी प्रोसेस हो रहा है, जैसे कि ट्रांसपोर्ट, ट्रांसफॉर्मेशन, डिस्पोजिशन, इन तमाम को हम इन्वायरमेंटल फेट ऑफ केमिकल कह सकते हैं। तो प्राइमरी 3 टाइप्स हैं फैक्टर्स की जो कंट्रोल करते हैं। एक है फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ कंपाउंड, फिज़िकल एंड केमिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ इकोसिस्टम, और सोर्सेज एंड रेट ऑफ इनपुट ऑफ केमिकल इनटू इन्वायरमेंट। एक इन्वायरमेंट के अंदर केमिकल की कंसंट्रेशन कितनी होनी है, ये बात डिपेंड करती है इन 3 फैक्टर्स पर। एक तो कंपाउंड की या केमिकल की अपनी फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ पर, दूसरा इकोसिस्टम की फ़िज़िकल और केमिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ पर, और थर्ड जो फैक्टर है वो डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में इन्वायरमेंट के अंदर इनपुट हो रहा है उस केमिकल का, यानी केमिकल का सोर्स क्या है और कितनी रफ्तार के साथ, कितनी तेज़ी के साथ नया केमिकल शामिल हो रहा है इन्वायरमेंट में। फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ कंपाउंड से मुराद है मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, सोलेबिलिटी इन वाटर, वेपर प्रेशर, रेट कांस्टेंट ऑफ हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस, बायोलॉजिकल डिग्रेडेशन, एवेपोरेशन, सॉर्प्शन, अपटेक एंड डिप्यूरेशन बाय ऑर्गेनिजम्स एंड पार्टीशन कोफिशिएंट्स। तो बाकी तमाम तो पता होंगे आपको, ये हाइड्रोलाइसिस, फोटोलाइसिस वगैरह। ये जो वर्ड है एक न्यू वर्ड है। डिप्यूरेशन फॉर्मेशन या प्यूरिफिकेशन को कहा गया है जो ऑर्गेनिज्म करते हैं, यानी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में जाके जो ट्रांसफॉर्मेशन होती है, उसके बाद जो एक फार्म से दूसरी किसी प्योर फार्म में कन्वर्ट होता है केमिकल, उसके लिए वर्ड यूज़ किया है। पार्टीशन कोफिशिएंट इसलिए यूज़ किया है कि 2 इमिक्सिबल सब्सटेंस होंगे, उनकी जो इंटरफेस लेयर है या सेडिमेंट और वाटर की लेयर है, जिस तरह से इनके दरमियान क्या इंटरेक्शन है, और ऑक्टानॉल और वाटर जैसे कि दोनों इमिक्सिबल हैं तकरीबन, तो इनके दरमियान क्या इंटरेक्शंस हैं जो अफेक्ट करती हैं किसी दूसरे केमिकल को। क्योंकि एक केमिकल हो सकता है या तो इथेनॉल में डिज़ोल्व हो या वो वाटर में डिज़ोल्व हो, तो सोलिबिलिटी का इसके साथ ताल्लुक़ है। और एक्वेटिक इन्वायरमेंट की प्रॉपर्टीज़ से मुराद ये है कि सरफेस एरिया वॉल्यूम रिलेशनशिप, क्योंकि जो एक्वेटिक इन्वायरमेंट है उसमें किसी भी केमिकल, किसी भी सेडिमेंट के अक्सर चारों तरफ से जो है कोई ना कोई चीज़ होगी, पानी है जैसे घेरने के लिए, इर्द गिर्द सराउंडिंग करने के लिए। टेम्परेचर, सैलिनिटी, पीएच पर डिपेंड करता है कि कितनी मिकदार में कोई केमिकल यहाँ पर आएगा या कितनी मिकदार में यहाँ पर रह सकता है वो केमिकल। पीएच अगर उसके स्ट्रक्चर को चेंज कर दे, सैलिनिटी यानी साल्ट के साथ वो रिएक्शन कर ले, तो वो अपनी हालत से बदल जाएगा, किसी दूसरी हालत में आ जाएगा। सेडिमेंट, पार्टिकल साइज, ऑर्गेनिक कार्बन कंटेंट इन सेडिमेंट। सेडिमेंटेशन वाला टॉपिक इससे पहले था, जो उसके अंदर हमने पढ़ा था कि पार्टिकल जो होंगे केमिकल के, वो सेडिमेंट्स के साथ चिपक जाते हैं। अब डिपेंड करता है पार्टिकल साइज़ पर। अगर पार्टिकल साइज़ कम है तो ज़्यादा मिकदार में केमिकल्स को अपने साथ चिपका सकता है, और अगर केमिकल पार्टिकल साइज़ सेडिमेंट्स का ज़्यादा है तो थोड़े केमिकल चिपकेंगे उसके साथ।
ऐसे केमिकल्स जो अचानक से शामिल किए जाते हैं, लार्ज स्लजिस जिनके शामिल किए जाते हैं पानी में, यानी कि गारा की तरह का स्ट्रक्चर है या रफ फार्म में शामिल किया जा रहा है, उनकी कंसंट्रेशन का अंदाज़ा लगाना आसान है। जबकि ऐसे केमिकल्स जो बहुत थोड़े थोड़े आहिस्ता आहिस्ता शामिल कर दिए जाते हैं, उनका अंदाज़ा लगाना जो है एस्टिमेट करना डिफ़िकल्ट है। उनको रफली एस्टिमेट किया जाता है, क्रूडली अप्रॉक्सीमेटेड इसलिए लिखा है। जो बातें हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं ये बेसिक बातें थी, 3 फैक्टर्स थे, लेकिन इसके अलावा भी कुछ बातों का नॉलेज होना ज़रूरी है एस्टिमेट लगाने के लिए कि केमिकल कितनी मिकदार में पानी में मौजूद हो सकता है। कोई मोबिलिटी ऑफ केमिकल पर डिपेंड करता है कि कितना मोबिलिटी हो रही है। ये सारी बातें एंड में आकर इकट्ठी होंगी और सेडिमेंट्स वगैरह से मुतालिक ज़्यादा बातें होंगी। जैसे हमने सेडिमेंट वाले टॉपिक में पढ़ा था, अगर सेडिमेंट को कोई चीज़ मूव नहीं करती तो उसके अंदर केमिकल मौजूद रहेंगे और वो नुकसान ज़्यादा नहीं देंगे, और अगर कोई चीज़ उसकी मैनिपुलेशन करती है यानी कि उसको डिस्टर्ब करती है, तो डिस्टर्बेंस की वजह से उसके अंदर से गैसेस या दूसरे केमिकल निकल सकते हैं। Kind of chemical and biological reaction that takes place during transport after deposition। अब केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं केमिकल के साथ और बायोलॉजिकल रिएक्शन क्या हो रहे हैं, तो वो भी डिपेंड करते हैं कि इन्वायरमेंट कौन सा है। केमिकल फार्म में मौजूद है या दूसरी किसी फार्म में मौजूद है, यानी मेटाबोलाइट की फार्म में रिएक्शन में बनने वाले जो केमिकल्स होते हैं उनको मेटाबोलाइट कहते हैं। तो ये भी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके मेटाबोलाइट ज़्यादा एग्जिस्ट कर सकते हैं और पेरेंटल फार्म कम एग्जिस्ट करती हैं, और इससे अपोजिट भी हो सकती है बात कि मेटाबोलाइट फार्म में कम एग्जिस्ट करेगा केमिकल और पेरेंटल फार्म में ज़्यादा करेगा। तो ये सारा फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज से मुतालिक नॉलेज होगा, तो उसके लिए ये सारी बातें जो हम डिस्कस कर चुके हैं ये होना माइंड में ज़रूरी हैं। और अब थोड़ा सा डिटेल के साथ है केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ की एग्जांपल्स हैं। एग्जांपल ये है कि अगर एक्वेटिक एटमॉस्फेयर में कोई वोलेटाइल कंपोनेंट आ गया है और इनमिक्सिबल है वाटर में, तो वो वेपर्स बनकर हवा में उड़ जाएगा, उसकी मिकदार थोड़ी रह जाएगी, उसकी कंसंट्रेशन थोड़ी होगी। जबकि ऐसी चीज़ जिसकी सोलेबिलिटी ज़्यादा है पानी में, क्योंकि उसके अंदर कोई आयनिक फंक्शनल ग्रुप कार्बोक्सिल हाइड्रोक्सिल वगैरह या अमाइन ग्रुप मौजूद होंगे, वाटर के साथ स्ट्रॉन्गली अट्रैक्ट होगा, तो वो हवा में वोलेटाइल नहीं होगा, उड़ेगा नहीं वो ऐसा केमिकल, बल्कि पानी के अंदर रहता रहेगा, उसकी मिकदार ज़्यादा रहेगी पानी में। इसके बाद है बायो अवेलेबिलिटी। केमिकल लिविंग ऑर्गेनिजम्स को कितना मिल रहा है, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए कितना अवेलेबल है, ये कहलाता है बायो अवेलेबिलिटी। किसी ऐसी फार्म में होना ज़रूरी है केमिकल का कि वो बॉडी के अंदर एनिमल्स की दाखिल हो सके, एक्सपोजर कर सकें जो कि वो, तो एक फार्म है डिज़ोल्व फार्म, वो ज़्यादा एक्सपोजर करेगी। अटैच्ड या किसी चीज़ के साथ बॉन्ड की फार्म में ज़्यादा अफेक्ट नहीं करेगी, बायो अवेलेबिलिटी उसकी कम होगी। बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट के साथ जुड़ी हुई जो चीज़ें होती हैं वो अक्सर डिपॉजिट हो जाती हैं बॉटम में जाकर, लेकिन अगर बॉटम में कोई डिस्टरबेंस की जाती है तो फिर दोबारा ये केमिकल ऊपर आ जाते हैं। ऑर्गेनिक और ऑर्गेनिज़म्स के अंदर अगर ये एक्यूमुलेट होता है तो दूसरा कोई ऑर्गेनिज़म हासिल नहीं कर सकता, दूसरे ऑर्गेनिज़म के लिए बायो अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, लेकिन जिसकी बॉडी में मौजूद है उसके लिए एक्सपोजर नुकसानदेह हो सकता है। वाटर सोलेबल या हाइड्रोफिलिक चीज़ें जो होंगी वो जल्दी ऑर्गेनिज़म्स को मिलेंगी, हाइड्रोफोबिक चीज़ें देर से मिलेंगी, क्योंकि पानी में रहने वाले जानवर हैं, उनको पानी की ज़्यादा ज़रूरत होगी, ना कि ये लिपिड्स वगैरह की।
तो लगातार उनकी बॉडी में पानी गिल्स वगैरह से अक्सर गुजर रहा होगा रेस्पिरेशन के लिए। हाइड्रोफोबिक जो कंपाउंड होंगे वो एक्यूमुलेट हो जाएंगे या तो एनिमल की बॉडी में लिपिड्स के साथ या फैट्स के साथ, या फिर उनका एक्सक्रीशन हो जाएगी, बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएंगे। तो बायो एक्यूमुलेशन से हम आगे पूरा टॉपिक भी पढ़ेंगे। बायो एक्यूमुलेशन का मतलब ये है कि लिविंग फॉर्म के अंदर या लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कितना केमिकल ठहर चुका है, ये बायो एक्यूमुलेशन है। बायो अवेलेबिलिटी के बारे में पहले बात कर चुके कि बायो अवेलेबिलिटी जो होती है वो किसी भी केमिकल की एक्सपोजर के चांसेस हैं, या ये समझ लें कि पानी के अंदर जितना ज़्यादा उस जहरीली मिकदार में मौजूद है, अफेक्टिव जो अमाउंट होगी वो बायो अवेलेबिलिटी होगी। इसके अलावा आप ये रीडिंग कर लेंगे इसके अंदर से बायो अवेलेबिलिटी, टॉक्सिकोलॉजिकल बायो अवेलेबिलिटी से मुतल्लिक सारी बातें हैं। मेन जो फैक्टर्स थे हमने डिस्कस कर लिया। अब आगे सारी तकरीबन ये एग्जांपल्स हैं एक पेज के ऊपर हर एक के लिए। आगे यहाँ पर कुछ हाफ़ लाइफ से मुतल्लिक भी बात की हुई है कि कुछ अरसे तक केमिकल रहेगा, उसके बाद ख़त्म हो जाएगा केमिकल। तो ये इधर तक आपने रीडिंग करनी है नेक्स्ट टॉपिक तक। बेसिक टॉक्सिकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।